Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 8th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 8 मई 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है येलो सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2003 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है जो 9th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको ऐड किया गया है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू। ऑप्शन ए बोलता है फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी बोलता है 8th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी बोलता है 9th अमेंडमेंट या फिर ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर आपको देखने को मिल रही है, इस वॉर में अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पीस वर्ड का, यानी कि यहाँ पर इस पूरे वॉर के अंदर एक शांति को मेंटेन किया जाए, इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया है। लेकिन अब पहली बार यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी चिंता व्यक्त की है इस पूरे के पूरे क्राइसिस के ऊपर, और साथ ही साथ यहाँ पर बोला है कि एक पीस और सिक्योरिटी का मेंटेनेंस यहाँ पर करना है इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली काफ़ी सारी सिचुएशन सॉल्व होती हुई नजर आएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो रशिया यूक्रेन के बीच का वॉर है ये 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, यानी कि रशिया ने इन्वेड करना स्टार्ट किया था 24 फरवरी में। तब से अभी तक कुछ इस प्रकार से जो पीस वर्ड है उसका इस्तेमाल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने नहीं किया था। जितनी भी बार यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इन दोनों कंट्रीज़ के वॉर के बारे में चर्चा की है, उतनी बार वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, इन्वेजन इस प्रकार के वर्ड्स यूज़ किए हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर पीसफुलनेस की तरफ यहाँ पर बढ़े हैं और मेंशन किया गया कि बिल्कुल इस पूरे क्राइसिस के अंदर एक शांति को मेंटेन करना चाहिए। क्लियर हुआ, ये स्टेटमेंट आप देख पाओगे। बाकी यहाँ पर मेंशन किया गया कि बिल्कुल जो आज के टाइम पर वॉर हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो यूएन चार्टर है उसके बिल्कुल खिलाफ आपको ये देखने को मिल जाएगा, उसके अगेंस्ट में है, लोगों के राइट्स का काफ़ी ज़्यादा वायलेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है। फिर एट द लास्ट यहाँ पर इंडिया का क्या रोल रहा है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया। देखो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, एक सेपरेट सिक्योरिटी काउंसिल का जो इवेंट है वो हुआ है, उस इवेंट को होस्ट किया गया है रशिया के थ्रू। यहाँ पर इंडिया ने बिल्कुल फोकस इस चीज़ के ऊपर दिया कि आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन के बीच में बैठकर बात होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मानते ये हैं कि अगर इस प्रकार से खून बहता रहेगा या फिर यहाँ पर इस पूरे वॉर के अंदर जो मासूम लोग की जान जा रही है, अगर ऐसा होता रहेगा तो इससे कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। यहाँ पर सोल्यूशन निकलेगा तब जब बैठकर आपस में बातचीत होगी। आई होप आप लोग को यहाँ पर पूरी तरह से ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। बिल्कुल सेम पेज पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल ये आपको देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से यहाँ पे आप लोग इस आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है पेंगोलिन के बारे में। तो यहाँ पर एक पेंगोलिन आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, इस पेंगोलिन को रेस्क्यू किया गया है, बचाया गया है। तो इसको रेस्क्यू किया गया रणथंभौर टाइगर रिजर्व से, और अभी यहाँ पर इसके ऊपर फोकस पूरी तरह से दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे फिर जब इसको बचाने के बाद जब इसको खाना वगैरह ऑफर किया गया तो ये जो पेंगोलिन है वो खाना वगैरह नहीं खा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं। तो ये जो न्यूज़ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, लेकिन पेंगोलिन चर्चा में है तो डेफिनेटली पेंगोलिन के बारे में ज़रूर जान लेना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे हमने प्रीवियस ईयर में देखा है कि यहाँ क्वेश्चन बने हैं।
तो सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर जो पेंगुलिन्स हैं इनकी सिचुएशन के बारे में, तो आपको पेंगुलिन्स की 8 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इस 8 में से यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो 2 प्रजातियां इंडिया के अंदर भी पाई जाती हैं। एक प्रजाति का नाम है इंडियन पेंगुलिन जिसका साइंटिफिक नेम है मैनिस क्रैसिकैडेटा। उसके बाद दूसरा है चाइनीज़ पेंगुलिन जिसका साइंटिफिक नेम है मैनिस पेंटीडैक्टिला। तो ये दोनों ही प्रजाति भारत के अंदर पाई जाती हैं। हैबिटेट के बारे में चर्चा करें, मतलब ये पेंगोलिन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, कौन से रीजन में रहना पसंद करता है, तो आप देख पाओगे जो ये इंडियन पेंगोलिन है ये आपको इंडिया के अंदर सभी जगह पर, अक्सर सभी जगह पर देखने को मिलेगा, खासकर जो एरिड रीजन है उनको छोड़कर। फिर उसके बाद बताया गया ये जो स्पीशी है ये आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के अंदर भी देखने को मिल जाती है। फिर मेंशन किया गया जो चाइनीज़ पेंगोलिन है ये आपको हिमालयन फुटहिल्स यानी कि जो ईस्टर्न नेपाल वाला एरिया है, भूटान, नदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और सदर्न चाइना में देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया ना कि इन 8 प्रजाति में से 2 ये जो प्रजाति हैं वो ज़्यादातर पाई जाती हैं इन पर्टिकुलर जगह पर, जिनके नाम मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं। प्लस इन पेंगुलिन्स को आज के टाइम पर काफ़ी बड़ा खतरा है, इनकी जान काफ़ी हद तक खतरे में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग बात करें ऐसा क्यों, तो यहाँ पर इन पेंगुलिन्स की हंटिंग वगैरह होती है, पोचिंग होती है, इलीगल तरीके से व्यापार होता है और इन पेंगुलिन्स को एज अ मीट भी कंज्यूम किया जाता है, एज अ प्रोटीन सोर्स देखा जाता है। और ट्रेडिशनल वे में अगर हम लोग बात करें तो बोला जाता है कि हाँ एक मेडिसिन की तरह यहाँ पर ये पेंगुलिन वर्क करता है और इसी की वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है इसके मीट का। तो ये चीज़ आज के टाइम पर बढ़ भी रही हैं, खासकर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, खासकर चाइना, वियतनाम आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसका व्यापार काफ़ी बढ़ जाता है। इसी वजह से आज के टाइम पर इसकी जान को एक काफ़ी बड़ा खतरा देखने को मिलेगा। अब जान को खतरा है, जनसंख्या अच्छी खासी यहाँ पर इसकी है नहीं, तो इसके प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में चर्चा करें तो IUCN रेड लिस्ट के अंदर ये जो इंडियन पेंगोलिन, मैंने आपको बताया 2 स्पीशी के बारे में जो कि भारत के अंदर पाई जाती है, तो इंडियन पेंगोलिन तो है एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर। एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर का मतलब यह है कि इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा खतरे में है। अगर हम लोगों ने इसको एक प्रोटेक्शन नहीं दी, इसकी जनसंख्या को नहीं बचाया, तो आने वाले टाइम पर ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दूसरे प्रकार का आपको चाइनीज़ पेंगोलिन देखने को मिलेगा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। अगेन वही सिमिलर चीज़, अगेन यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी जनसंख्या भी बहुत बहुत ज़्यादा खतरे में है, नहीं बचाया गया तो यहाँ पर ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस आर्टिकल में से आपको ध्यान क्या क्या रखना है, तो पेंगुलिन का साइंटिफिक नेम ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसके IUCN रेड लिस्ट स्टेटस को ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। हमने रिसेंट केसेस में हमने देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने एनालाइज किया है। इनफैक्ट जो मॉर्निंग में अपना करंट अफेयर का वीडियो आता है उसमें मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करता रहता हूँ, यहाँ पे भी डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, मैं एक लगाना क्वेश्चन भूल गया हूँ, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ पर IUCN स्टेटस पूछ लिया गया है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। उससे पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, एक लाइक के बटन से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मुझे भी। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर इसको आप लोग GS पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे चर्चा की गई है कस्टोडियल डेथ के बारे में। तो अभी 5 पुलिसमैन को अरेस्ट किया गया है, या फिर आप कह सकते हो उनके चार्ज किया गया है कस्टोडियल डेथ के अगेंस्ट में, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इन 5 पुलिस वालों ने एक कस्टोडियल डेथ को क्रिएट किया है। कस्टोडियल डेथ का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना, कस्टडी में ले लेना, और कस्टडी में लेने के बाद उसको इस प्रकार से टॉर्चर करना या उसको इस प्रकार से मारना कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाए। ठीक है, अब कस्टडियल डेथ की बहुत ज़्यादा निंदा होती है हमारे कंट्री में, भाई यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट हमने बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं जो बात करते हैं कि कस्टडियल डेथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर आप कह सकते हो कि चर्चा करते हैं। उन कन्वेंशंस को हम लोगों ने साइन कर रखा है, उसके बाद भी हमारे कंट्री में कस्टडियल डेथ ये देखने को मिल जाती हैं। तो ये अपने आप में एक कंसर्न वाला टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर आप देख पाओगे जो कस्टडियल डेथ है, ये 2 वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं पूरे अच्छे से एनालाइज करूंगा, लेकिन उससे पहले इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। जो क्राइम ब्रांच CID है तमिलनाडु पुलिस, अब यहाँ पर इन्होंने सैटरडे में 5 पुलिस वालों को अरेस्ट किया, एक होमगार्ड को अरेस्ट किया है, क्योंकि इनका एक इन्वॉल्वमेंट है कस्टडी डेथ के अंदर में। अब जिस व्यक्ति की कस्टडी डेथ हुई है उनका नाम है विघ्नेश। ठीक है, अब यहाँ पर विघ्नेश की डेथ हुई है अप्रैल 19 को, ऐसा यहाँ पर पुलिस के सोर्सेज बताते हैं। तो अभी ये जो 5 पुलिस वाले हैं इनके ऊपर यहाँ पर सारी जो कार्रवाई वगैरह वो चल रही है। और कौन से सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है, IPC के सेक्शन 302 मर्डर का यहाँ पे चार्ज लगाया गया है इन पुलिस वालों के ऊपर। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, मैंने आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट बात बता दी है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस की जो कि डायरेक्टली हमारे एग्जामिनेशन में काम आएगा।
तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको कस्टोडियल डेथ के बारे में आपको बताऊँ तो रिसेंट डेज़ में ये काफ़ी चर्चा में था। पिछले साल अक्टूबर में चर्चा में था, दिसंबर में चर्चा में था, फिर जनवरी में चर्चा में आया, देन उसके बाद अभी 2 दिन पहले भी चर्चा में था, देन उसके बाद ये फिर से चर्चा में आ चुका है। तो ये आर्टिकल आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है तो आप लोग यहाँ पर 2 से 4 मिनट स्किप कर सकते हो, आगे आर्टिकल जो दूसरा वाला आर्टिकल है उस पर पहुँचो। आज का डिस्कशन वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स हैं, प्लस हमारे कुछ एडिटोरियल्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 1-2 से रिलेट कर पाओगे, हमने इसको डिस्कस कर लिया। हमारे सिलेबस के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जुडिशरी, सोशल एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस, तो इन सभी टॉपिक्स आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। हमने देखा ये रिसेंट डेज में चर्चा में इसलिए था क्योंकि देखो ये तो आपने करंट न्यूज़ पढ़ लिया। अब यहाँ पे 2 दिन पहले इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि भाई आज के टाइम पर जो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट थ्रेट है वो है कस्टोडियल वायलेंस, यानी कि जो आज के टाइम पर मानव के अधिकारों को सबसे बड़ा खतरा पहुँच रहा है वो कस्टोडियल वायलेंस की वजह से या कस्टोडियल डेथ की वजह से यहाँ पे पहुँच रहा है। अब ये कस्टोडियल वायलेंस है क्या, इसको लेकर हमारे पास एक डेटा है जो NCRB है, मतलब कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि सालाना पूरे क्राइम की रिपोर्ट तैयार करता है कि हाँ इंडिया के अंदर कौन कौन से क्राइम्स हुए हैं, ठीक है, क्राइम के अंदर कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो इस प्रकार की रिपोर्ट को तैयार करता है। तो NCRB का एक डेटा है 2001 से लेकर 2018 तक। यहाँ पे एक लेटेस्ट डेटा ही है, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करवाऊँ। जो यहाँ पर डेटा दिख रहा है आप लोग इसका बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो भी डेटा मिलेगा आपको लेटेस्ट ही है वो, इनफैक्ट जो भी अवेलेबल है लेटेस्ट डेटा वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो 2001 से लेकर 2018 के बीच में अगर हम लोग देखें तो लगभग 26 पुलिसमैन कॉन्विक्ट किए गए, मतलब कि ये दोषी साबित करे गए हैं कस्टोडियल वायलेंस के अंदर में। लेकिन जो कस्टोडियल वायलेंस के जो केसेस हैं या कस्टडी डेथ के जो केसेस निकल कर आए हैं वो 1727 के आसपास निकल कर आए। मतलब ये बोला गया डेथ के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कम पुलिस वाले ही यहाँ पर अरेस्ट हो पाए हैं इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर में, ये यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन राज्यों को छोड़कर दूसरी जगह पर कोई भी पुलिस वाले के रिगार्डिंग केस नहीं हुआ है इस पूरे डेथ को लेकर, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो कस्टोडियल डेथ है इसके अलावा भी अलग अलग केसेस निकल कर आ रहे हैं, लगभग 2000 के आसपास ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस निकल कर आए हैं, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। और इन सब केसेस के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ कॉमन देखी है कि केसेस तो बहुत सारे निकले हैं लेकिन बहुत कम पुलिस वाले अरेस्ट हो पाए हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि आज के टाइम पर जो सबसे बड़ा थ्रेट है मानव के अधिकार को वो यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस देखने को मिलता है। अब कस्टोडियल वायलेंस के पीछे काफ़ी सारे कारण हैं, मेजर रीजंस में सबसे पहला कारण आता है लेंदी जुडिशियल प्रोसेस। आज के टाइम पर कोई केस होता है तो वो केस यहाँ पे अगर कोर्ट में पहुँचता है तो भाई यहाँ पे सालों लग जाते हैं उस केस को निपटने में। तो एक तरीके से जुडिशियल प्रोसेस अपने आप में काफ़ी लेंदी है, तो ये कारण देखने को मिल जाएगा। दूसरा कारण यहाँ पर यह है कि आज के टाइम पर अब जो कोर्ट का प्रोसेस वगैरह आपको देखने को मिलता है वो काफ़ी लेंदी है, एक्सपेंसिव आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसकी वजह से भी यहाँ पर ये कस्टोडियल वायलेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर केसेस जो होते हैं अगर वो एक्सपेंसिव वगैरह हो जाएगा तो जो पुअर पीपल हैं वो यहाँ पर अफोर्ड प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं, ठीक है, उसमें और टाइम लगने लगता है। तो उससे पहले आप देख पाओगे जो कस्टोडियल वायलेंस है इसके केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हालांकि भारत ने काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स को, कन्वेंशंस को साइन कर रखा है, ठीक है, लेकिन भारत के अंदर एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन आपको, मतलब कि टॉर्चर के अगेंस्ट में इस प्रकार के रूल्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस को एक बढ़ावा मिल रहा है। तो ये भी एक कारण देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा चैलेंज है इंस्टीट्यूशनल चैलेंज। इंस्टीट्यूशनल चैलेंज का मतलब यह है कि जो हमारा पूरा का पूरा एंटायर प्रिजन सिस्टम है, प्रिजन सिस्टम मतलब कि जो हमारा जेल है, पूरे जेल का सिस्टम अगर आप लोग देखोगे तो इस जेल के सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ नज़र आएगा। इसको हमें थोड़े से सुधारने की ज़रूरत है, मतलब इसके अंदर एक रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, एक चेंजेस की आवश्यकता है। अगर आप लोग देखोगे इंडिया के अंदर तो कोई ज़्यादा प्रॉपर रिफॉर्म्स आए नहीं है इस पूरे जेल के सिस्टम के अंदर में। जो प्रिजनर्स हैं इनफैक्ट यहाँ पे उनको भी देख पाओगे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग बात करें जेल के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि ओवर क्राउडेड आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा कैदी आज के टाइम पर देखने को मिल जाएंगे, कैदी ज़्यादा हैं, जेल कम है, प्लस यहाँ पे मैन पावर यानी स्टाफ वगैरह का आपको शॉर्टेज देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर कंसर्न्स नज़र आते हैं, तो ये भी एक कारण बन जाता है कस्टोडियल वायलेंस का। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जो एक्सेसिव फोर्स है हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि
जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो यहाँ पर आपको कम्युनिटी थोड़ी सी देखने को मिलेगी, जो नीचे वाली कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाएगी, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मतलब कि अगर मान लो कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी है तो उस कम्युनिटी को यहाँ पर एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर एक्सेसिव फोर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, टॉर्चर वगैरह यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, जिसकी वजह से ये जो कस्टोडियल वायलेंस है लगातार बढ़ा है। अगर आप लोग देखोगे कस्टोडियल वायलेंस का एक केस काफ़ी चर्चा में था। इनफैक्ट यहाँ पर कोविड के टाइम पर जब एक फादर और सन को कस्टडी के अंदर यहाँ पर टॉर्चर किया गया और उस टॉर्चर के तहत उनकी डेथ हो गई थी, ये भी आपको ध्यान होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और रीज़न मेंशन किया गया। एक कारण ये भी है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर हम लोग देखते हैं तो एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जो कि टॉर्चर के अगेंस्ट में चर्चा करता है कि भाई यहाँ पर टॉर्चर नहीं करना जाना चाहिए किसी को भी। तो ये 1997 का कन्वेंशन है, भारत ने इसको साइन कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो ये कस्टोडियल वायलेंस के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग, हमारे पास संविधान में क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, टॉर्चर के अगेंस्ट में कुछ है या नहीं है, तो इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर से प्रोटेक्शन मिलती है हमारे फंडामेंटल राइट में। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में चर्चा करता है। तो अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति के प्रति इस प्रकार से टॉर्चर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका फंडामेंटल राइट ये वाला वॉयलेट हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। क्लियर हुआ? ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ चीज़ें हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। उसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनेगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास में अभी फुल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस देखने को मिल जाएंगे। 34 के 34 जज पूरे हो चुके हैं, लेकिन 10 मई तक, क्योंकि 10 मई में एक जज का रिटायरमेंट होने वाला है जिनका नाम है जस्टिस विनीत सरन। तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जजेस के बारे में ही चर्चा की गई है। आप लोगों से बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोग जजेस को अपॉइंट करते हैं एक सिस्टम से, उसको हम लोग कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। उस कॉलेजियम सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं यहाँ पर कौन कितने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, किसको कितना कुछ याद है, क्योंकि मैंने इतनी बार कवर कर रखा है, इतनी बार हम लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम को पढ़ रखा है, आपके दिमाग में वो चीज़ें रटी हुई होंगी अगर आपने ध्यान से उस वीडियो को सुना है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो इससे कि अभी भी यहाँ पर चीज़ें याद नहीं है, तो रिविजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो कि मैं यहाँ पर कवर करता रहता हूँ। इसी चक्कर में आर्टिकल्स को मैं रिपीटेडली कवर करता हूँ ताकि दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। जब जब चर्चा में तब तक यहाँ पर इसको कवर कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कॉलेजियम सिस्टम के बारे में टाइप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर है उसके जो प्राइस हैं वो लगभग 50 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो चुके हैं। यहाँ पर अब जो भी हाउस होल्ड्स हैं उनको थोड़ा सा और पैसा देना पड़ेगा इस सिलेंडर के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन उसके बाद जो सिलेंडर है ये लगभग जो 4.2 kg का सिलेंडर हमको देखने को मिलता है। इस सिलेंडर के जो प्राइस हैं वो 50 रुपये से इंक्रीज़ करे गए। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया इस प्राइस को इंक्रीज़ करने के बाद में बहुत सारे स्टेट्स में, इनफैक्ट एक चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के अंदर जो ये सिलेंडर के प्राइसेस है ये 1000 रुपये क्रॉस कर चुके हैं। कोलकाता के अंदर ये 999 तक पहुँच चुका है। ठीक है, दिल्ली में 999 तक पहुँच चुका है। तो ये यहाँ पर बताया गया कि 1000 के आसपास तक ये एलपीजी के जो सिलेंडर के प्राइसेस है वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आए हैं। ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। इस आर्टिकल में इसके अलावा कोई भी अलग से इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी, आप लोग भी रीड कर पाओगे, पीडीएफ आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद वर्ल्ड पेज पर आएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दुनिया भर में क्या क्या आर्टिकल्स कवर किए जा रहे हैं या फिर दुनिया भर में क्या क्या इशूज़ चल रहे हैं। सबसे पहला इशू आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेंशन किया गया, तालिबान ने अभी ऑर्डर दिया है अफ़गान गवर्नमेंट को, अफ़गान वीमेंस को, कि अफ़गान वीमेन को अपने आप को पूरी तरह से कवर करना होगा। तो तालिबान ने सैटरडे में इस प्रकार के जो हार्शेस्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो रुकावटें हैं, ये बेसिकली लगा दी हैं अफ़गानिस्तान की वीमेंस के ऊपर। ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। अब अगर हम लोग देखें तो पहले यहाँ पर सिर्फ बुर्का चलता था, बट अब इस बुर्के की जगह आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से ये अफ़गान बुर्का चलेगा, जहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को कवर करना है। तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मेंशन किया। और साथ ही साथ आपको पता ही है जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो ये तालिबान है इसका कंट्रोल पिछले साल अगस्त में आया था। ठीक है, उससे पहले 2001 से पहले कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर यूएस ने कंट्रोल अपना थमा रखा था पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर में। बट अभी जो कंट्रोल है वो यहाँ पर तालिबान के पास में है और तालिबान ने इस प्रकार का ये स्टेटमेंट जारी किया है। और तालिबान ने यहाँ पे बोला है कि देखो पहले से ही देखो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और यहाँ पर अभी वीमेन के ऊपर और भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि
उनको गवर्नमेंट जॉब से बैन कर दिया गया है। गवर्नमेंट जॉब में उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, सेकेंडरी एजुकेशन में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, या फिर अगर कहीं वो अपने शहर से बाहर जा रही हैं तो अकेले ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर तालिबान ने वेमेन के ऊपर लगा दिए हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो बुर्का है इसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली है, और ये यहाँ पर मेंशन किया गया कि तालिबान का कहना यह है कि जो वेमेन है इसको बुर्का नहीं बोलते, इसको यहाँ पर चदारी बोलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर यही वर्ड मेंशन किया गया है, दे शुड वेयर अ चदारी एज ए ट्रेडिशनल एंड रिस्पेक्टफुल, ऐसा यहाँ पर तालिबान ने बोला है। और साथ साथ इन्होंने मेंशन किया कि बिल्कुल ये अब यहाँ पे एक नया स्टेप होगा और इस नए स्टेप में हम लोग ये काम करने वाले हैं। हालांकि इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा निंदा हुई है पूरे इंटरनेशनल, पूरे आप कह सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर। अगर हम लोग देखें बहुत सारे कंट्रीज़ ने निंदा करी है कि जो तालिबान है वो जो भी यहाँ पर वेमेन के राइट्स हैं उनका यहाँ पर वॉयलेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। तालिबान जब आ रहा था तो इन्होंने मेंशन किया कि हम लोग पहले से बदल चुके, क्योंकि पहले भी यहाँ पर इसी प्रकार से काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस तालिबान ने लगा रखे थे जब 2001 से पहले तालिबान का कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर यूएस आया सिचुएशन वगैरह काफ़ी बदल चुकी थी, और आपको पता होगा पिछले साल ही यूएस अफगानिस्तान से बाहर निकल चुका है। अब तालिबान का जब कंट्रोल है तो तालिबान ने वापस से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है, ऐसा यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्रीज़ का कहना है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। हाँ, ये वो 2-4 बातें और मेंशन है वो बिल्कुल देखो जेन्युइन सी बातें हैं। आपको दिख रहा होगा कि भाई इस चदारी के बारे में बताया गया कि इसके अंदर सिर्फ आंखें थोड़ा सा खुला रहती हैं, बाकी यहाँ पर पूरी जो बॉडी है उसको कवर किया जाता है। तो वो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर एक बात और मेंशन्ड है। क्लियर हुआ? तो अगर आप लोग जूम करके देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये अफगान बुर्का नज़र आता है, ठीक है। सिर्फ आइज़ यहाँ पर ओपन रहती है, बाकी पूरी बॉडी कवर्ड रहती है। आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद वैसे एक मैं कोट लेकर आया था, क्योंकि आज संडे आपको पता होगा, संडे में हम लोग जो डेली मेंस आंसर राइटिंग है वो नहीं करते हैं। जीएस पेपर 4 के लिए यानी कि जो एथिक्स है उसके लिए हम लोग कुछ कोड्स को कवर करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपने रिकमेंडेशन दे सकते हो, आप लोग यहाँ पर बता सकते हो कि ये जो जीएस पेपर 4 के लिए जो एथिक्स वाला कोड है, ये क्या हम लोग इस कोड को रेगुलर बेसिस पर लेकर चलें या फिर यहाँ पर सिर्फ संडे में लेकर चलें, ठीक है। तो ये जो कोड जितने भी आप लोग को मिलते हैं, ऐसे मैं पहले संडे को दे चुका हूँ, उससे पहले संडे में दिया, मतलब हर संडे में इस प्रकार के जीएस पेपर 4 के लिए आपको ये कोड मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोग ये चीज़ देख पाते हैं, चाहे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आराम से देखें, एनालाइज़ करें, या फिर आप लोग यहाँ पर अगर टॉपर्स के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ अगर आप लोग ने देख रखे हैं तो उसमें अगर आप लोग देखोगे तो मेंशन ये किया गया है हर जगह पर, जीएस पेपर 4 के अंदर कोट बहुत हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट बोला जाता है कि भाई जितने कोड कलेक्ट कर सको उतने कलेक्ट करके यहाँ पर रख लो, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो यहीं पर हम लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग में इन कोड्स का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने सोचा कि आपसे पूछूं क्या संडे में कवर करें या फिर डेली बेसिस पर हम लोग इस प्रकार से कोड को ले लिया करें। क्योंकि देखो एक बात और कहनी थी आपसे, थोड़ा सा यहाँ पर मैं टाइम लूँगा, वैसे मैं देखो आपको पता है वीडियोज़ में कोई बात करता नहीं हूँ, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारी चीज़ें ना रिपीटेडली कवर हो जाती हैं, तो मैं उनको रिपीटेडली कवर कर लेता हूँ। और आपको पता है इस वीडियो के अंदर में लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है ना, लगभग 1 आवर क्रॉस हो जाता है, मतलब कॉमनली यहाँ पर 1 आवर क्रॉस हो ही जाता है। तो उसमें आप खुद भी देख पाते होंगे कि मैं सारे आर्टिकल जो भी हमारे जो छोटे आर्टिकल्स आए वो भी कवर करता हूँ, या वर्ल्ड सेक्शन पर क्या चल रहा है, उसके बाद बिजनेस न्यूज़ क्या चल रही है ना। देन उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट एक नया एडिशन है द हिंदू का, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एडिटोरियल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती है जो कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में यहाँ पर आपको रेलेवेंट देखने को मिलेगी, तो उसको भी यहाँ पर पूरी तरह से कवर करना होता है। देन उसके बाद एडिटोरियल्स को यहाँ पर कवर करना होता है, तो सब चीज़ यहाँ पर कवर करते हैं तो वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर दूसरे भी कोई भी न्यूज़पेपर एनालिसिस देखो तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर एक पूरा कवरेज आपको सभी जगह पर मिलता होगा। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आपका 1 घंटे के अंदर समेट दूँ, और ना केवल न्यूज़पेपर, उसके साथ साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको ऐड करके यहाँ पर दे देता हूँ। मतलब कि जैसे कि आपने अभी पेंगोलिन वाला आर्टिकल पढ़ा था, अब इसके अंदर आपको करना क्या पड़ेगा, डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ेगी पेंगोलिन के बारे में सर्च करने के लिए, ठीक है। अब आप आर्टिकल पढ़ोगे फिर पेंगोलिन के बारे में जाके सर्च करोगे तो वो आपका टाइम यहाँ पर जो वहाँ पर आपको 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट लग रहा है वो बच गया।
उसके बाद कस्टोडियल डेथ के बारे में अगर आप लोग को जानना है, ठीक है, उसके बारे में सर्च करते, उसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको लिखना, ठीक है, तो उसमें आपका टाइम निकल जाएगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड करके दे दूँ। इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो का लेंथ इंक्रीज़ हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर सिर्फ न्यूज़पेपर ही कवर करना हो तो मैं थोड़े से समय में, इनफैक्ट यहाँ पर 40 से 50 मिनट में फटाफट पूरे न्यूज़पेपर का ओवरव्यू दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि वो बेनिफिशियल रहेगा नहीं, उसमें भी इतना ही टाइम लगने वाला है, लेकिन कोई बेनिफिट वहाँ पर इतने ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं। दैट इज़ वाई यहाँ पर मैं ज़्यादातर चीज़ों को थोड़ा डिटेल में लेकर चलता हूँ। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को फिर मतलब दिक्कत होने लगती है कि जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो मैं उन्हीं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई होप आप समझ रहे होंगे कि हाँ, डेफिनेटली वीडियो इंक्रीज़ तो हो रहा है, इसकी लेंथ इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर वीडियो डेफिनेटली आपके लिए एक प्रोडक्टिव वीडियो है। क्लियर हुआ? चलो अब फिलहाल कोट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी का एक कोट है, इन डिफरेंशिज्म इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ डिजीज़ दैट कैन अफेक्ट पीपल। जो उदासीनता है ये लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे ख़राब किस्म की बीमारी है। तो यहाँ पर सैडनेस यानी कि उदास रहना, तो यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दो, उदास नहीं रहना है। आप पहली बात यहाँ पर अपने आप को इतना टाइम ही ना दो कि इन चीज़ों के लिए टाइम मिल पाए, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, जहाँ पर आपने फोकस कर रखा है, अपनी प्लानिंग कर रखी है, अपना गोल सेट कर रखा है, उसी को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए चलो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यार अपने पास फालतू के लिए बिल्कुल टाइम होना नहीं चाहिए, ठीक है, फालतू सोच के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपना काम करते रहो, जो अपना प्लानिंग है, अपना जो पैशन है, ठीक है, जिसकी तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, उसी चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करते रहो। वही चीज़ें यहाँ पे आगे लाइफ में मैटर करेगी। बाकी यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर काफ़ी लंबे समय तक लोग गुजार देते हैं, मैं देखता हूँ बहुत लंबे लंबे समय तक यहाँ पर आज के टाइम पर क्या चलता है, वो रील्स वगैरह जो चलती हैं वहाँ पे टाइम निकाल देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट फिर वो व्यक्ति 1 से 10 मिनट निकाल देता है, 10 से आधा घंटा, फिर आधे घंटे से 1 घंटा, फिर उसका सोचता है यार मेरा इतना टाइम बर्बाद हो गया। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है। और फिलहाल यहाँ पर जो सैडनेस है, यानी कि जो टॉपिक के अंदर बात की गई है, जो आपको दुख है उसको हटाना है। लाइफ में आपको दूसरी चीज़ों को ऐड करना है, प्रोडक्टिव चीज़ों को ऐड करना है, जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अपने गोल तक अचीव करने में। इनफैक्ट अगर मैं अपनी खुद की पर्सनल बात करूँ तो मेरे को सच में इतना टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी कि मैं कुछ सोच पाऊँ। इनफैक्ट यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक फिर इतना काम होता है, मतलब वीडियोस के बाद भी यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। तो मुझे इतना काम होता है कि भाई लास्ट में वीडियो, मतलब सब कुछ निपटाने के बाद में, क्योंकि आपको पता होगा फिर करंट अफेयर का वीडियो भी लास्ट में रिकॉर्ड करना होता है, तो रात में वो सब भी रिकॉर्ड करने के बाद में सब कुछ जैसे मैं बिस्तर पर लेटता हूँ वो नींद आ जाती है। तो यहाँ पर आप लोग भी ऐसी ही चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे यार किसी चीज़ के लिए और दूसरी चीज़ के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। एक फैमिली और दूसरा यहाँ पर गोल, ये दो चीज़ें यहाँ पे प्रायोरिटी पर हैं। तो डेफिनेटली आप लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। ध्यान रखना, गोल और फैमिली यही दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रायोरिटी के ऊपर हमेशा रहनी चाहिए। इस कोड को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पर भी, इसको लिख कर रख लेना। बाकी यहाँ पर ये जो कोड है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, टेलीग्राम पर ये पोस्ट कर दूँगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में मेंशन किया गया कि भाई यूक्रेन ने बोला है कि हमने रशिया का जो लैंडिंग क्राफ्ट है वो भी हम लोगों ने डुबो दिया है। यहाँ पे एक तरीके से जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, उसका स्टेटमेंट निकल कर आया है सैटरडे में। इन्होंने बोला कि हम लोगों ने रशिया के एक और वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल कवर किया था जहाँ पे मेंशन किया था कि रशिया का एक वॉरशिप है जिसका नाम मोस्कवा था, और वो वॉरशिप बहुत पुराना था, और उस वॉरशिप के ऊपर अटैक करके यूक्रेन ने उसको डुबो दिया। वो वॉरशिप डूब गया था, ठीक है, समुद्र के अंदर। तो यहाँ पर अब यूक्रेन ये बोलता है कि हमने रशिया का जो दूसरा वॉरशिप है ये भी डुबो दिया है ब्लैक सी के स्नेक आइलैंड पर, ये यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे जो चीज़ें हैं वो कंसर्न वो लगातार बढ़ता जा रहा है, दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं आप लोग देख पाओगे बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, जो पहले वाला वॉरशिप डूबा था उसमें तो कन्फर्मेशन मिल चुका था कि हाँ डूब गया है, लेकिन ये जो दूसरे वाले वॉरशिप को डुबोया है यूक्रेन ने, ऐसा यूक्रेन खुद बोलता है, इसको लेकर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। रशिया ने इसको अभी कहीं से कहीं तक कंफर्म नहीं किया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। बाकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्लैक सी के बारे में चर्चा की गई है। तो फटाफट ब्लैक सी को हम लोग मैप में देख लेते हैं। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये ब्लैक सी का मैप हो गया, इनफैक्ट ये लोकेशन हो गई। ब्लैक सी के आसपास आपको काफ़ी सारे देश देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखना क्योंकि ऐसी लोकेशंस पूछ ली जाती हैं। तो इधर ब्लैक सी है, ब्लैक सी के नीचे सी ऑफ मरमरा है जो कि पिछले साल चर्चा में था जून में। फिर उसके बाद इधर एजेंसी है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो एक चीज़ देखने को मिलेगी, ब्लैक सी के आसपास आपको बहुत सारी कंट्रीज़ नज़र आएंगी, रशिया, यूक्रेन, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे रोमानिया, बुल्गारिया,
देन टर्की, देन जॉर्जिया, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे बॉर्डर को शेयर करती हैं। तो बॉर्डर जो शेयरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ब्लैक सी के बीच में यहाँ पर टर्की और टर्की के पीछे इधर मेडिटेरियन सी आप लोग को नज़र आता है। तो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में आपको टर्की देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पर टर्की को लेकर ही शायद पहले भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आते हैं संडे के सबसे इंपॉर्टेंट पेज के ऊपर, फिर उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स को भी कवर करेंगे। तो संडे पे जो ये पेज आता है फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का, ऐसा ये पेज है जो कि आपको रिवीजन भी करवाता है अपने पूरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, और साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो इसको एडिटोरियल की तरह समझ सकते हो। यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल है ये मेंशन करता है वीट क्राइसिस के बारे में। दुनिया भर के अंदर गेहूं का एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। भारत उसके लिए क्या क्या प्लान कर रहा है, कैसे हम लोग इस क्राइसिस को टाल सकते हैं, प्लस इंडिया में खुद क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिल रही हैं वीट को लेकर, वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझाया गया। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। आप देख पाओगे आर्टिकल काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद जो अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर ये है फूड लेबलिंग के बारे में चर्चा करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले टाइम पर इसके बारे में और भी चर्चा होने वाली है। फूड लेबलिंग के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है, इनफैक्ट एक बार करंट अफेयर के वीडियो में और एक बार द हिंदू के वीडियो में। तो वही चीज़ मैं आज भी डिस्कस करने वाला हूँ। आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मज़ा आने वाला है इस आर्टिकल के अंदर। देखो यहाँ पे फूड लेबलिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो आज के टाइम पर दुनिया भर में काफ़ी सारे कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। लोग जो है जंक फूड के शौकीन हैं, उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो फैट है वो उनकी बॉडी पर लगातार इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। अब वो जो बॉडी फैट है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ बॉडी के अंदर डेवलप हो रही हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियां वगैरह बन रही हैं बॉडी के अंदर में। तो अपने आप में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। अब ये चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं लोगों के फूड चॉइस के ऊपर। अगर मान लो यहाँ पर अब लोगों को थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना है, यानी कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, उसके हिसाब से उन्हें खाना खाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर जो हेल्थ है, हेल्थ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। अब हेल्थ को देखते हुए जब आप लोग यहाँ पर खाने को चूज़ कर रहे हो, जब आप शॉप पर जा रहे हो, तो आपको बहुत आसानी होनी चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं फूड लेबलिंग। फूड लेबलिंग मतलब एक प्रोडक्ट है जो कि आपने ख़रीदना है। आप गए दुकान पर, आपने उस प्रोडक्ट को अच्छे से देखा, भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, ठीक है, उसमें शुगर ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, सॉल्ट ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। अगर वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अच्छा है तो उसको डेफिनेटली आप परचेज़ करोगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर समझाई गई हैं। अगर हम लोग डिटेल से देखें तो अभी एक डिबेट चल रही है इस फूड लेबलिंग को लेकर। रिसेंट डेज में क्या हुआ, स्टार रेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है कि हम लोग खाने के ऊपर स्टार रेटिंग सिस्टम लगाएंगे। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा स्टार रेटिंग सिस्टम क्या होता है, पिक्चर्स के थ्रू सब कुछ अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसी को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। कंट्रोवर्सी यह है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो भाई आप एक नया लेबलिंग सिस्टम लेकर आ रहे हो, ये कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसमें भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। ये सिर्फ खाने की अच्छाई के ऊपर, यानी कि उसके अंदर काफ़ी सारी ख़राब चीज़ें भी हैं, लेकिन जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसी को काउंट करके स्टार रेटिंग दे दी जाएगी। तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। उसकी बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं अलग से, वो भी यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मेंशन ये किया गया, भारत की जो पॉपुलेशन आज के टाइम पर, उनके अंदर आपको अलग अलग बीमारियां देखने को मिलेंगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। 2016 के अंदर हमने देखा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इसकी वजह से लगभग 55% प्रीमेच्योर डेथ हुई है। प्रीमेच्योर डेथ का मतलब यहाँ पर यह है कि एक इंसान की जो उम्र है वो डेथ की नहीं थी, उस समय से पहले यहाँ पर उसकी डेथ हो जाना। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया, भारत के अंदर बात करें तो ज़्यादातर आपको फैट ज़्यादा देखने को मिलेगा। लोगों के अंदर जो फैट डिपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनका जो स्टमक है, यानी कि आप देख पाओगे जो पेट है लोगों के ज़्यादातर बाहर निकले हुए आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ के डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। और इसी के साथ में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, इसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। इसने ये बताया कि 47.7% मैन और 56.7% वीमेन, इन दोनों के अंदर ये जो वेस्ट टू हिप रेशियो है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर आपको नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैट देखने को मिल जाएगा। और इसके पीछे का कारण है कि हम लोग पैकेज्ड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, जंक फूड का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बच्चे भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग देख पाओगे बच्चों के अंदर भी इस प्रकार से ये सारी बीमारियाँ डेवलप होती हुई नज़र आ रही हैं। अब इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, आप कोई भी सामान देखो तो उसके अंदर शुगर को कम करना होगा। देखो बीमारी से बचना है तो सबसे पहली चीज़ ये रियलिटी है। रियलिटी ये है कि शुगर को आपको कट डाउन करना पड़ेगा। जो ये वाइट शुगर है ना, इसको मतलब वाइट पॉइजन भी बोलते हैं,
आप लोग इसके बारे में सर्च करना, पूरी एक शायद एक किताब है वाइट पॉइजन वाइट शुगर करके, उसको यहाँ पर आप लोग एक बार देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पढ़ना नहीं है जाकर, अपना टाइम पहले इस पे देना है, बट यहाँ पर एक बार देख सकते हो। तो शुगर को आपको रिड्यूस करना होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पाते, आप कम कर सकते हो, बहुत ना के बराबर कर सकते हो, लेकिन रिड्यूस कर सकते हो। सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट को भी रिड्यूस करना होगा। ठीक है, यहाँ पर शुगर और सॉल्ट को हम लोग रिड्यूस करेंगे तो वही यहाँ पर एक सबसे बेहतर तरीका हम लोग को नज़र आएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, शुगर सॉल्ट फैट वगैरह इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसको एक लिमिटेड वे में अगर लेकर चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हम लोग इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर यही चीज़ें मेंटेन नहीं होंगी तो फिर सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। एक चिप्स के पैकेट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको सॉल्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो हमारा डेली बेसिस पर रिकमेंडेड वैल्यू होता है उससे कई गुना ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरे प्रोडक्ट उठाओगे तो किसी के अंदर चीनी बहुत ज़्यादा है। हमारी जो डेली वैल्यू लिमिटेड है वो एक लिमिट पर आती है, लेकिन ये जो पैकेज्ड फूड मिल रहे हैं, जंक फूड्स मिल रहे हैं, इसके अंदर वो जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है बहुत ज़्यादा, जो कि अगेन आप जब बॉडी के अंदर उसको कंज्यूम करोगे तो बॉडी कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्ब करेगी, वो फैट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करती हुई चलती है। देन उसके बाद यहाँ पे अलग अलग बीमारियाँ बॉडी के अंदर डेवलप होती हुई चलती हैं। क्लियर हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग लेकर आते हैं क्या, लेबलिंग सिस्टम। अब पहले हम लोग उस लेबलिंग सिस्टम को समझते हैं। इसको हम लोग फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के नाम से भी जानते हैं, FOPL के नाम से। ठीक है, अब जो ये फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम है, ये आप देख पाओगे दुनिया भर में एक बेस्ट प्रैक्टिस है, एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम लोग कंज्यूमर्स को फोर्स कर सकते हैं कि वो अपने आप में हेल्दी फूड को उठाएं। क्योंकि वो एक प्रोडक्ट उठा रहा है, उसको सब कुछ उस पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ इसमें ये सामान है, तो वो अपने बॉडी के हिसाब से यहाँ पर उस चीज़ को उठाएगा, उस प्रोडक्ट को लेगा। मैंने आपको बताया कि हाँ भाई चिप्स के अंदर कितना सारा आपको सॉल्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, जो हमारे पास रिकमेंडेड लिमिट है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर वो सॉल्ट वगैरह वहाँ पर देखने को मिलता है। अब फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग का मतलब ये है, मान लो एक पोटैटो चिप्स का ये पैकेट है, इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी सामने कुछ इस प्रकार से, या फिर आप लोग इसको थोड़ा डिटेल से देखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से। मान लो ये कोई भी प्रोडक्ट का पैकेट है, इसके ऊपर ये लेबलिंग दे दी गई। इस लेबलिंग के अंदर आप देख पाओगे मेंशन किया गया है फैट कितना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सैचुरेटेड फैट कितना है, शुगर कितना है, सॉल्ट कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है। अब आप इसको देखोगे, इसको देखते हुए क्या करोगे, यहाँ पहचानोगे भाई इसके अंदर चीज़ें लिमिटेड हैं, ये हमारी डेली वैल्यू लिमिट है, ये चीज़ें लिमिटेड है, इसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आप अपने फूड की चॉइस करोगे। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। अब ये जो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग है कुछ इस प्रकार से नज़र आती है, ये आपने देख लिया। यहाँ पर अब आप देख पाओगे आने वाले टाइम पर या फिर करेंट टाइम पर हम लोग एक दूसरे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको बोला जा रहा है हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम। तो रिसेंट डेज में FSSAI ने क्या किया है, इस हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम को लेकर आया है। हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम सबसे पहली बार लाया गया था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर में, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होगा, मान लो एक केलॉग्स के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे इसके ऊपर एक हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम दे दिया गया, मतलब 5 स्टार में से कुछ स्टार्स इस प्रोडक्ट को दे दिए गए। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ये वाला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को 5 में से 5 स्टार मिले हैं, इसको 5 में से 2 मिले हैं, इसको 5 में से 4.5 मिले हैं। अब कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा ये लग रहा है भाई इसमें सारी चीज़ें बढ़िया हैं, है ना, इसमें शुगर वगैरह ज़्यादा होगा, इस वजह से यहाँ पर 5 में से इसको 2 स्टार मिले हैं, हेल्थ के लिए ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। तो ये स्टार रेटिंग सिस्टम है, इसी को हम लोग लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि भाई हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम भी हमारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि इस हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग एक चीज़ ये देख रहे हैं कि इसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की अच्छाइयों को देखकर क्या कर रहे हो, ये आप लोग यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर रहे हो, ये आप लोग रेटिंग स्टार दे रहे हो। बाकी अगर एक वार्निंग लेबल होगा ना इसके अंदर तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर इस हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम की जगह एक वार्निंग लेबल को लाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वार्निंग लेबल के अंदर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। वार्निंग लेबल के ऊपर डायरेक्टली आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि वो कितना खतरनाक है। जैसे कि आज के टाइम पर कहाँ पर वार्निंग लेबल चलता है, चिली के अंदर चलता है, चिली जो कि साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। फिर इजराइल के अंदर भी ये वार्निंग लेबल सिस्टम ही है। बाकी आपको एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम देखने को मिलता है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, जहाँ पे रेड ऑरेंज कलर देखने को मिलता है। उसके बाद ABCD देखने को मिलता है, हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम हो गया। फिर ये पर सर्विंग के हिसाब से एक सिस्टम चलता है, ठीक है। ये अलग अलग देशों में अपनाया जाता है, ये वाला UK में, ये वाला न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, ये वाला मलेशिया थाईलैंड में, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स का फोकस ये है कि भाई इसके ऊपर फोकस करो, ये बेहतर है। इस वाले में क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट वार्निंग देंगे, यहाँ पर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक वार्निंग मिलेगी। जिस भी फूड के अंदर यहाँ पर कलर जो भी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से यहाँ पर एक वार्निंग दी जाएगी। चिली ने इस वाले सिस्टम को 2016 में अडॉप्ट किया था।
पेरू ने 2019 में, मैक्सिको, इजराइल, उरुग्वे, ब्राज़ील, कोलंबिया, ये सब यहाँ पर इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। कनाडा भी यहाँ पर इसको अडॉप्ट करने वाला है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला। यहाँ पर बहुत आसान है समझना, आपको एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई यहाँ पर इसके अंदर क्या है। वार्निंग लेबल मिलेगा कि हाँ वार्निंग, यहाँ पर आपको रेड वार्निंग मिल रही है या यहाँ पर ग्रीन वार्निंग मिल रही है। आप एक वार्निंग मिलती है डायरेक्टली कि भाई यहाँ पर ये सामान आपके हेल्थ के लिए अच्छा है या नुकसान है, तो उसके बेसिस पर आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट की या फिर अपने फूड की चॉइस कर सकते हो। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। तो वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई। FSSAI ने एक स्टेप उठाया है, वो कौन सा स्टेप उठाया है कि हम लोग भैया हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम लाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भाई आपका हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम भी फेल मारने वाला है, ज़्यादा बेहतर रहेगा नहीं, क्योंकि हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड स्टार्ट कर चुके हैं 2014 में, मैंने आपको ये बता दिया है, जो कि वहाँ पर भी फेल मार चुका है। और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भाई इंडिया में भी ये नहीं चलने वाला। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर एक टर्म के बारे में, सॉरी एक फुल फॉर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, FSSAI के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है। अब इस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी ने इसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो वो क्वेश्चन भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। FSSAI की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म आपको क्या देखने को मिलती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया था अगस्त 2011 में, ठीक है। और इंडिया के अंदर इसका जुरिसडिक्शन देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, FSSAI को लेकर दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, यानी कि इसके माध्यम से हम लोग इस बॉडी को लेकर आए थे, इस वाले एक्ट ने हमारे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को रिप्लेस कर दिया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब FSSAI को लेकर आया गया था या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड सेफ्टी एक्ट 2006 को लाया गया था, तो इसने बहुत सारे एक्ट्स को रिप्लेस कर दिया था, जिसमें से ये वाला एक्ट भी था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पर मेंशन ये किया गया कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में आता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह हेड किया जाता है एक चेयरपर्सन के थ्रू, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये किसी डायरेक्टर जनरल के अंदर में नहीं आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, और इसका आंसर आपको ए देखने को मिल जाएगा, वन ओनली। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन गया था। ये 2018 का ये क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर एक एक बात काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो अगला आर्टिकल है ये बात करता है इंडिया क्या प्लान कर रहा है वीट क्राइसिस को टालने के लिए। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखो, आज के टाइम पर रशिया और यूक्रेन के बीच में अपने आप में वॉर चला। एक इन्वेजन यहाँ पे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया। अब इस वॉर के तहत हम लोगों ने ये देखा कि वीट का क्राइसिस, यानी जो गेहूं है उसका एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी कमी आ चुकी है, उसका शॉर्टेज हो चुका है। कारण क्या है? कारण यह है कि कहीं ना कहीं रशिया, यूक्रेन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर माने जाते हैं वीट के, ठीक है। अब यहाँ पर वीट के प्रोड्यूसर ही माना जाता है, प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब इन कंट्रीज़ में जब ये बवाल हुआ तो इसकी वजह से व्यापार तो हो नहीं रहा है, तो वो जो सामान है वो इंटरनेशनल मार्केट में आया नहीं, तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। अब इसकी भरपाई भारत कर सकता है, क्योंकि भारत के अंदर भी बहुत सारा गेहूँ का प्रोडक्शन होता है, भारत भी प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो भारत इसकी भरपाई कर सकता है ना। भारत यहाँ पर इस पूरे क्राइसिस को टाल सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर खुद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वीट को लेकर, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सालों एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देख पाओगे, 4 मई की बात है, गवर्नमेंट ने क्या किया, वीट प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पे बताया कि हमारा जो वीट प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। लगभग अब की बार जो वीट प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। इसको हम लोग कंपेयर करें पिछले टाइम से, तो जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा गिर चुका है। खासकर जो हमारे मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहीं पर सबसे ज़्यादा गेहूँ का प्रोडक्शन होता है, यहीं पर ये डाउन पहुँच चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण जो आज के टाइम पर अनप्रेसिडेंट हीट वेव देखने को मिल रही है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। पहले के कंपैरिजन बात करें तो पहले हमारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा था। लास्ट मार्केटिंग ईयर की बात करें तो सरकार ने लगभग 43.3 मिलियन टन ऑफ वीट हमने खरीदा था, किससे? फार्मर से, आप लोग देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर इस साल का टारगेट हमारा 44.4 मिलियन टन का है, लेकिन यहाँ पे टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। ये आप लोग देख पाओगे, जिसमें मतलब इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब बात करें जो वीट का प्रोडक्शन है, इसमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों देखने को मिल रही हैं, क्यों दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है गेहूँ को लेकर। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से अगर हम लोग समझें तो इंडिया यहाँ पर एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, ठीक है। भारत दूसरे नंबर पर आने वाली कंट्री है जो कि यहाँ पर गेहूं को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है भारत में, सॉरी दुनिया में, ठीक है। तो इंडिया के पहले मतलब फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर चाइना है, सेकंड नंबर पर आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, देन उसके बाद रशिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और यूक्रेन दुनिया का 8वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इस पूरी लिस्ट में रशिया, यूक्रेन का भी एक बहुत बड़ा नाम है।
अब हुआ क्या, इन दोनों में क्राइसिस जब हुए, जब यहाँ पे एक तरीके से रशिया यूक्रेन का वॉर चला, तो इसके बाद हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पर ये गेहूँ आना बंद हो गया, इसका एक शॉर्टेज देखने को मिल चुका है। ठीक है, और भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर भी यहाँ पर जो प्रोडक्शन है गेहूं का वो लगातार गिर रहा है, नीचे आ चुका है थोड़ा सा। उसके पीछे का कारण यहाँ पर हीट वेव से मैंने आपको बताया, हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डाउन हुआ है। तो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि भारत इस पूरे क्राइसिस की भरपाई करेगा, उसको टाल देगा, लेकिन यहाँ पर हमें खुद थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आज के टाइम पर, ये आप लोग देख पाओगे। क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या है कि सरकार की प्रोक्योरमेंट के बारे में चर्चा करें, क्योंकि आपको पता होगा जो गेहूं हमारे किसान भाई प्रोड्यूस करते हैं उस गेहूं को यहाँ पर सरकार एमएसपी पर यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है। अब इस साल यहाँ पे जो सरकार का वीट परचेज है ये भी गिर गया है। सरकार ने यहाँ पर इस बार गेहूं को कम परचेज किया है, ये यहाँ पर बताया है। इसके पीछे कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। सबसे पहला कारण क्या है, प्रोडक्शन कम है। उसका दूसरा कारण क्या है, मार्केट प्राइसेस बढ़ चुके हैं। मार्केट प्राइस क्यों बढ़े हैं, क्योंकि प्राइवेट ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा दाम ऑफर कर दिया है। मैं आपको समझाता हूँ। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर कुछ फार्मर्स हैं, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान, गुजरात के फार्मर्स हैं। अब ये क्या करते हैं, एमएसपी पर अपने गेहूं को देते हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हमारा गेहूं कहीं नहीं बिका तो सरकार हमें इतना दाम देकर ये गेहूं खरीद लेगी, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो ये फार्मर्स को एक सिक्योरिटी मिल जाती है एमएसपी से। लेकिन करंट टाइम पे क्या हो रहा है, सरकार के पास यहाँ पे जो सरकार की खरीद है वो लगातार गिरती जा रही है। उसके पीछे कारण, एक तो कारण ये हो गया कि भाई प्रोडक्शन लगातार कम हो गया है ना, प्रोडक्शन के ऊपर क्राइसिस दिख रहा है क्योंकि हीट वेव आ रहा है। दूसरा कारण यहाँ पे ये है कि सरकार की खरीदारी इसलिए कम हो रही है क्योंकि इस वाले लाइन में, क्योंकि सरकार जो फार्मर से खरीदती है एमएसपी पर, इसके बीच में प्राइवेट ट्रेडर्स आ चुके हैं। प्राइवेट ट्रेडर्स का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ अलग से हटकर लोग आ चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो सरकार से अच्छा दाम दे रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर सरकार 20 रुपये पर केजी दे रही है, तो फिर यहाँ पे जो ये ट्रेडर्स हैं ये 22 रुपये, 21 से 24 रुपये पर केजी दे रहे हैं। तो फार्मर्स यहाँ पर सरकार को गेहूँ देने से अच्छा समझेंगे प्राइवेट ट्रेडर्स को देना। प्राइवेट ट्रेडर्स को यहाँ पर बेचेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपको दूसरा कारण देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो आज के टाइम पर जो ज़्यादातर वीट है वो यहाँ पर प्राइवेट ट्रेडर्स ही ले जा रहे हैं। सरकार का प्रोक्योरमेंट यहाँ पर कम हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मेजर उठता है कि भाई ये तो एक मतलब आने वाले टाइम पर परेशानी वाली बात हो रही है। परेशानी वाला बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आज के टाइम पर जो राशन दिया जाता है, आपको पता होगा पीडीएस सिस्टम उसको हम लोग बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे सरकार राशन देती है लोगों को। अगर हम लोग इस राशन वाले सिस्टम के अंदर चर्चा करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो एफसीआई होता है यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर इन सारे सामान का यानी कि फूड का, इन अनाज का स्टॉक रखता है और ये इसके थ्रू यहाँ पे सारा सामान आता है, ये यहाँ पर परचेज़ वगैरह करता है सारे सामान को, है ना। बट अब यहाँ पे हमने देखा कि सरकार की जो खरीदारी है वीट की वो कम हो रही है। उसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिए। तो क्या जो अब राशन में गेहूँ मिलता है उसकी जगह क्या मिलेगा, क्या राशन नहीं मिला करेगा क्या? तो क्या यहाँ पर कंसर्न उठ सकता है? तो यहाँ पर सरकार ने इसको क्लैरिफाई किया है कि देखो हम बहुत सारी स्कीम्स को चलाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाया जाता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है जिसको पेंडेमिक में लाया गया था, लोगों को फ्री में यहाँ पर राशन मिल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको मई से सितंबर तक 2022 तक कर दिया गया इस पर्टिकुलर स्कीम को। ठीक है, जिसमें यहाँ पे लोगों को राशन मिल रहा है। तो नई गाइडलाइंस ये बोलती है कि भाई अगर देखो गेहूं का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, गेहूं यहाँ पे हमारे पास नहीं आ पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि राशन नहीं मिलेगा, मिलेगा। गेहूं की जगह हम लोग जो राइस का अलॉटमेंट है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो गेहूं की जगह जो चावल है वो आपको ज़्यादा मिलने लगेगा। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, जो कंसर्न है वो यहाँ पर दूर कर दिया गया। अब यहाँ पे बोला गया कि देखो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हमारे कंट्री के अंदर जो वीट के प्राइसेस है वो हिट होते हुए नजर आएंगे क्या, चावल के गेहूं के प्राइसेस हिट होते हुए नजर आएंगे क्या? तो बिल्कुल बोला जा रहा है हिट होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी ये फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स को ये गेहूं को बेच रहे हैं और इससे यहाँ पर आने वाले टाइम पर इसके दाम बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। हमेशा उनको एक नया ऑफर मिलेगा, तो इसके बेसिस पर हम लोग देख पाएंगे एक इन्फ्लेशन सा नजर आएगा, हम लोग को एक महंगाई सी नजर आएगी इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मेंशन किया गया क्या फार्मर्स को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस मिल रहा है, एमएसपी से ऊपर मिल रहा है, मतलब जो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही थी उससे ज़्यादा बेहतर प्राइस मिल रहा है। तो उसमें क्या दिक्कत है, फार्मर्स को यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर मदद मिल रही है। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, इसके बारे में मेंशन किया गया। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन के क्राइसिस में हम लोग को एक नया मार्केट मिल रहा है अलग अलग देशों में, इजराइल, इजिप्ट, तांजानिया, मोजाम्बिक, ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा गेहूँ को परचेज करते हैं अलग अलग देशों से। अब रशिया यूक्रेन से ये लोग पहले परचेज करते थे, रशिया यूक्रेन आज के टाइम पर इनको बेच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अपने वॉर की वजह से। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, भारत से यहाँ पर ये गेहूं को परचेज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर फार्मर्स को, हमारे कंट्री के फार्मर्स को, किसान भाइयों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला, ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो चुका है।
फिर साथ ही साथ मेंशन किया गया कि हमारे एक्सपोर्ट प्लान्स क्या हैं। देखो आज के टाइम तक जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो 4 मिलियन टन तक हम लोगों ने ये अभी वीट को एक्सपोर्ट किया है, और इसमें से बहुत सारा वीट हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं इजिप्ट, टर्की को, और आने वाला टाइम पर ये एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो वीट एक्सपोर्ट है हमारा 2021-22 के अंदर ये 7.85 मिलियन टन का था, लेकिन इस साल 2022-23 के अंदर ये जो वीट का एक्सपोर्ट है हम लोग ये 12 मिलियन टन तक का पहुँचाएंगे, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन के बारे में अगेन चर्चा की गई है। तो अभी भारत के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, भारत बहुत सारा गेहूँ यहाँ पर दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा अपने कंट्री के अंदर जो कंसर्न्स हैं उनसे उभर कर। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया कि भारत का ये सपोर्ट कितना मतलब अच्छा रहेगा। तो आप देख पाओगे दुनिया भर में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है, जिसमें भारत एक बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकता है इन कंट्रीज़ को, और डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जो क्राइसिस है उसको यहाँ पर भारत टाल सकता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा जो हमारे कंट्री के अंदर सिनेरियो है उसको थोड़ा सुधारना होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से बदल सकती हैं। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को यहाँ पर पूरी तरीके से एक ओवरऑल एनालिसिस अच्छे से मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद संडे का जो हमारा एक इंपॉर्टेंट पेज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो साइंस एंड टेक पर आज आप देख पाओगे कोई भी काम की चीज़ नज़र नहीं आती है। ठीक है, देखो कभी कभी काम की चीज़ आती है, हर संडे में इंपॉर्टेंट नहीं आता। यहाँ पर आप खुद देखो, मैं पूरा पेपर दिखाता हूँ। यहाँ पे ओमिक्रॉन वायरस के बारे में चर्चा की गई है, बहुत बार यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। वायरस के बारे में पढ़ कर पक चुके हो, काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप लोग अब यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद हाँ, एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये काम का है, ये भी हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है लालिना के बारे में, तो इसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर अगेन देख पाओगे एक तरीके से फिर से ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा की गई है कि अगला नेक्स्ट वेव आ सकता है। ठीक है, ये सारी बकवास है, तो आप लोग इनको पूरी तरह से स्किप करोगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। ये एक आर्टिकल ये है, इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आर्टिकल ये है, आपको पता होगा ये अभी जनवरी की चर्चा है। इनफैक्ट 13 जनवरी को मैंने ये आर्टिकल कवर भी किया था कि एक व्यक्ति हैं यूएस के, एक इंसान है, ठीक है, उनके अंदर एक सूअर का दिल लगाया गया है, पिग का हार्ट लगाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे अभी रिसेंट डेज में क्या होता है, मतलब पिग का हार्ट इन्होंने जनवरी में इनके अंदर लगाया गया। यूएस के डॉक्टर्स ने यहाँ पर ट्रायल किया। ये जो पिग था ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि इन व्यक्ति की 2 महीने बाद डेथ हो जाती है। ठीक है, ये वाले व्यक्ति हैं, इनके अंदर इस प्रकार से ये हार्ट लगाया गया था, दो महीने बाद डेथ हो जाती है इनकी। तो अब यहाँ पे हमें कारण पता चलता है। कल इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर द हिंदू ने भी इस आर्टिकल को कवर किया। आप लोग देख पाओगे ये कारण पता चलता है कि जनवरी में जो एक व्यक्ति हैं यूएस के, ये पहले पर्सन बने थे जिनके अंदर एक पिग का हार्ट बीट कर रहा था, पिग का हार्ट यहाँ पर लगाया गया था। अब 2 महीने बाद यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स ने यहाँ पर अब इसका एक कारण देखा है, कारण को फाउंड किया है। कारण यह है कि जो पिग था ना, जेनेटिकली एडिटेड पिग था, यानी कि जिसको हम लोगों ने पिग का यूज़ किया था, जिसके दिल का यूज़ किया था, उस पिग के अंदर पॉर्किन वायरस था। ठीक है, उस पॉर्किन वायरस की वजह से यहाँ पर इन बूढ़े व्यक्ति की डेथ हुई है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। जो मेन कंसर्न है वो यही है कि वायरस ने यहाँ पर उस डैमेज जो हार्ट था उसको डैमेज कर दिया। उस वायरस, वो जो वायरस है वो हार्ट को डैमेज कर सकता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और यही हुआ है, ऐसा यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट का कहना है, हमारे डॉक्टर्स का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है। तो यहाँ पर इसके पीछे कारण एक पॉर्किन वायरस देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। आई होप आप लोग यहाँ पर इसके बारे में चीज़ें समझ चुके होंगे। ठीक है, हम लोग हार्ट को क्यों प्रेफर करते हैं हर चीज़ में, क्योंकि हार्ट से हम लोग पिग को क्यों प्रेफर करते हैं हर चीज़ में, क्योंकि पिग के जो ऑर्गन्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है ह्यूमन ऑर्गन से। ठीक है, मानव के ऑर्गन से काफ़ी सिमिलर होते हैं, हार्ट काफ़ी सिमिलर होता है, उसका लिवर काफ़ी सिमिलर होता है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो पिग्स हैं उन्हीं के ऑर्गन्स का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और पहला ये सिस्टम तैयार किया गया था, पहले बार ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो चुकी थी, बट यहाँ पर ये फेल हो चुका है। आप देख पाओगे डेथ हो चुकी है उन व्यक्ति की, जिसकी वजह से यहाँ पर और कारण बता दिया गया पॉर्किन वायरस का। क्लियर हुआ? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट छोटे से आर्टिकल की तरफ। एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे चर्चा की गई है पल्सर के बारे में। इट्स अ पल्सर, ये क्या मतलब है? देखो एक ऑब्जेक्ट है जो कि एस्ट्रोनॉमर्स ने यहाँ पर देखा है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर डिस्कवर किया है एक ब्राइटेस्ट एक्स्ट्रा गैलेक्टिक पल्सर यहाँ पर देखने को मिला है। वो पल्सर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, पल्सर बाइक नहीं, ठीक है, वही वाला आप देख पाओगे वर्ड ये यूज़ किया गया है पल्सर। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर इस चीज़ को देखा, अच्छे से कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ किया, इन्होंने कुछ लाइट्स वगैरह को फिल्टर किया, फिर उसके बाद हमारे पास फिल्टर करने के बाद में बिल्कुल एक हिडन पल्सर निकल कर देखने को मिला है। अब क्वेश्चन ये है, इस आर्टिकल में बस इतना ही है, और अगर अभी तक हम लोग को पल्सर के बारे में नहीं पता तो पता होना चाहिए। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आखिरकार पल्सर है क्या। नीचे आप इन्फॉर्मेशन देखो, इस आर्टिकल को साइंस एंड टेक से रिलेट कर पाओगे।
पल्सर की बात करें तो पल्सर एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पल्सर भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर क्या करता है, रेडियो वेव्स को यहाँ पर एमिट करता है, रेडियो वेव्स को यहाँ पर छोड़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। जो पल्सर है काफ़ी गहरे होते हैं, ठीक है, और बहुत तेज़ी से अपने आप में घूमते रहते हैं, स्पिन होते रहते हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, ये बताया गया। पल्सर होते क्या है, देखो पल्सर एक न्यूट्रॉन स्टार है, घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार है, जो कि मतलब न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार वो स्टार होता है जो कि एक बड़े स्टार को टूटने के बाद निकल कर आया है। मतलब क्या है कि मान लो एक मैसिव सा स्टार है, बड़ा सा स्टार है, वो एक्सप्लोड हो गया, वो एक्सप्लोड हो जाता है तो उसके बाद हम लोग को एक छोटा सा स्टार मिलता है, तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार मिलता है। वही न्यूट्रॉन स्टार हमारा पल्सर कहलाया गया है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब ये जो एक्सप्लोजन वगैरह होता है ना एक बड़े स्टार का, उस प्रोसेस को हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं। सुपरनोवा एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है एक डाइंग स्टार का, मतलब एक स्टार है जो कि यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से एक्सप्लोजन होता है। ये डाइंग स्टार है, ये एक्सप्लोड हो गया, फिर से देखो ये डाइंग स्टार है, ये एक्सप्लोड हो गया। अब ये एक्सप्लोड होता है ना, तो यहाँ पर अपने पीछे कुछ यहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार्स को छोड़ जाता है। ठीक है, इसके पीछे यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक न्यूट्रॉन स्टार बच जाता है, या फिर ब्लैक होल भी हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। अब जो न्यूट्रॉन स्टार बचता है उसी को हम लोगों ने यहाँ पर पल्सर बोला है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आपकी देखने को मिल गई पल्सर की। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट यहाँ पर साइंस एंड टेक का आर्टिकल है वो या वाला देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, पहले इस पूरे आर्टिकल को एनालाइज करूँगा। यहाँ पे मेंशन किया गया जो ला नीना है, ठीक है, ला नीना और एल नीनो आपको पता होगा। ला नीना एक फेयर वेदर फ्रेंड होता है हमारे कंट्री का, मतलब इंडिया के लिए ला नीना बहुत अच्छा है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन अब की बार भी सिचुएशन ये है कि उल्टा हो चुका है मामला, ला नीना इतना अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है, ला नीना अपनी पीक पर नहीं है, जिसकी वजह से सिनेरियो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ज़्यादातर सालों में क्या होता है, जो भी हमारे मेट्रोलॉजिस्ट है वो बोलते हैं कि भाई ला नीना जो है इंडिया का एक गुड फ्रेंड है। अगर ला नीना है, ला नीना की कंडीशन देखने को मिली है, तो मतलब हमारा टेम्परेचर एक अच्छा टेम्परेचर है, बारिश हो रही है, और बारिश होगी, एक मानसून वाला यहाँ पर सीज़न देखने को मिलेगा, तो हमारी जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो थोड़ा सा ग्रो करेगा। वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। और जो गर्मी वगैरह वो भी थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर ला नीना होगा तो गर्मी कम होगी, और गर्मी कम होगी तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जो हीट वेव वाली सिचुएशन है वो कम होती हुई नजर आएगी, है ना। हीट वेव क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, जो गर्मी एक तरीके से बढ़ती हुई चली जा रही है वो हीट वेव कहलाता है। ठीक है, तो गर्मी के पीछे यहाँ पर ये ला नीना का एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिल जाता है। तो इस बार हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ला नीना है, ला नीना के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है सारा, कि भाई जो आज के टाइम पर हीट वेव देखने को मिल रहा है मार्च से लेकर अप्रैल में, ठीक है, सभी नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल में देखने को मिला जो हीट वेव, उसके पीछे के ला नीना कारण है। सब लोग यहाँ पर ला नीना के ऊपर ही यहाँ पर दोष डाल रहे हैं कि हाँ ला नीना की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। हालांकि यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि ला नीना अपने पीक पर नहीं है इस बार, इसी चक्कर में ला नीना के ऊपर दोष डाला जा रहा है कि इसी की वजह से टेम्परेचर आज के टाइम पर बढ़ा है। ठीक है, अब ये होता क्या है, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक काम अपना होने वाला नहीं है ना। यहाँ पर आपको दो मैप देखने हैं, बहुत सिंपल से शब्दों में आप लोग को यहाँ पर पूरी कहानी समझ दूंगा। ला नीना होता है एक कॉन्सेप्ट, और एक होता है एल नीनो। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ला नीना की। ला नीना कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है, ये पूरा का पूरा एशिया हो गया, इधर आपको साउथ अमेरिका देखने को मिल जाएगा, ऊपर हो गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब साउथ अमेरिका इधर बीच में ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, इधर आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। होता क्या है, ला नीना कुछ कंडीशन ऐसी है कि जो साउथ अमेरिका के पास वाला जो समुद्र के अंदर पानी है ये ठंडा पड़ जाता है, पानी ठंडा पड़ जाता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंडिया की साइड वाला रीजन है, या ऑस्ट्रेलिया इंडिया पूरे एशिया की साइड वाला रीजन है, यहाँ पर पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से सर्कुलेट होता रहता है। यहाँ पर हमारे पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, ठीक है, जो पृथ्वी यहाँ में घूम रही है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ला नीना कंडीशन में जो गर्म पानी वो यहाँ पर आ जाता है, और एल नीनो में ये उल्टा हो जाता है। एल नीनो में क्या होता है, यही जो पानी है इस प्रकार से घूम कर जाकर यहाँ पे आ जाता है, तो गर्म पानी यहाँ पे पहुँच जाता है, ठंडा पानी यहाँ पे पहुँच जाता है। ये हमारी कंडीशन होती है किसकी, ला नीना और एल नीनो की। तो पहले ला नीना समझते हैं। ला नीना के अंदर गर्म पानी इस वाले रीजन में पहुंचा, ये पानी वार्म हो गया, और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है यहाँ पे पानी वार्म हो चुका है, इवापोरेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और बारिश भी होगी, है ना। जहाँ पे गर्म पानी है वहाँ पे बारिश होनी है, ये हमने पढ़ा है। अब पानी गर्म है, बारिश होगी, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, इससे यहाँ पर पानी कर बारिश वगैरह होती है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा रहेगा।
लेकिन अगर ये लानीना अपनी पीक पर रहेगा नहीं, ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग रहेगा नहीं, तो बारिश होगी नहीं या बहुत ना के बराबर होगी और गर्मी यहाँ पर बढ़ती हुई चली जाएगी। तो यही सिंपल सा मतलब है कि जो हीट वेव्स हैं वो लगातार इंक्रीज़ हुई, यहाँ पर गर्मी लगातार बढ़ी है, उसके पीछे का कारण है कि लानीना अपनी पीक पर था ही नहीं। क्लियर हुआ। बाकी एल नीनो क्या होता है, एल नीनो में यहाँ पर कहानी पलट जाती है। एल नीनो में जो पानी है, जो वार्म वाटर है, वो इधर साउथ अमेरिका की साइड में पहुँच जाता है। तो इस वाले रीजन में बारिश होती है, साउथ अमेरिका की साइड में, जहाँ पे पेरू चिली वाले कंट्री देखने को मिल जाएंगी, तो इस समय बारिश होती है। तो ये होता है कंडीशन एल नीनो का। आई होप आप लोग ला नीना और एल नीनो समझ गए होंगे। ये क्लियर हुआ। फिर साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ भी बताया ला नीना अपनी पीक पर नहीं है, प्लस जो टेम्परेचर है, वो जो टेम्परेचर हमने देखा है आज के टाइम पर, वो लगातार गर्म देखने को मिला है। उस गर्म टेम्परेचर के पीछे का एक और कारण है, वो कारण यहाँ पर यह है, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो लानीना तो स्ट्रांग था ही नहीं, साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अपने आप में स्ट्रांग नहीं था अब की बार का। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक टर्म है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या होता है, देखो आपको नाम से पता चल रहा है, यानी वेस्ट साइड से आने वाला एक हवा है जो कि हमारे कंट्री में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। ये आप देख पाओगे मेडिटेरेनियन सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक आंधी बनती है, एक स्टॉर्म बनता है, ठीक है। वो जो स्टॉर्म है वो उड़ता हुआ आता है भारत के अंदर में। अब भारत के अंदर में आता है तो भारत के अंदर बारिश करवाता है। अब हुआ क्या, अब की बार ये भी स्ट्रांग नहीं था, किस्मत ख़राब थी कि लानीना भी स्ट्रांग नहीं था और ये भी यहाँ पर इतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से आज के टाइम पर गर्मी बहुत तगड़ी देखने को मिली है इंडिया के अंदर में, ठीक है। बारिश नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली हैं। क्लियर हुआ। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। इस मैप को थोड़ा सा करते हैं जूम। तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के अंदर क्या बना, एक आंधी बनी, स्टॉर्म बना। और वो आंधी यहाँ तक पहुँचती कैसे, उसके पीछे का एक साधन है। वो साधन क्या है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम क्या होती है, जो कि ऊपर में हाई ऑल्टीट्यूड में बहने वाली हवा है, ठीक है। तो वो जो हाई ऑल्टीट्यूड में बहने वाली हवा है वो अपने साथ में इस स्टॉर्म को यहाँ से उठाकर लेकर आती है इंडिया तक। तो ये जो स्टॉर्म यहाँ पे क्रिएट हुआ, फिर उसका टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ भारत में पहुंचा। अब भारत में पहुंचा तो यहाँ पर हिमालयाज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आप देख पाओगे यहाँ कहीं पे भी नुकसान कुछ नहीं हुआ, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर से निकल गया। भारत के ऊपर से भी ये निकल जाना चाहिए था, लेकिन भारत के ऊपर से ये आंधी निकली नहीं, ये तूफान निकला नहीं। क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पर हिमालयाज़ आ गए, हिमालय से टकराया, टकराने के बाद यहाँ पे बारिश कर देता है, या फिर टकराने के बाद ये लोअर प्रेशर में चले जाता है। तो इसी चक्कर में हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर बारिश वगैरह देखने को मिलती है। बट अब की बार का ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी स्ट्रांग नहीं था, वेस्टर्ली विंड्स यहाँ पर स्ट्रांग नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं अब की बार गर्मी बढ़ती हुई नजर आई है। आई होप आप लोग यहाँ पर ला नीना को समझ गए होंगे कि हाँ, ला नीना एक फेयर वेदर फ्रेंड है हमारे कंट्री का, बट अब की बार ये अपनी पीक पर नहीं था। आई होप आपको यहाँ पर ये साइंस टेक आर्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की कवर कर ली है। आज होप आपको आज मज़ा आ चुका होगा, सारी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। एक आर्टिकल मैंने ये भी रखा हुआ था, इसको सोचा था डिस्कस करूँगा, बट यहाँ पे इसका डिस्कशन नहीं रखा है हम लोगों ने। यहाँ पे चर्चा की गई है सेडिशन लॉ के बारे में, देशद्रोह के बारे में। लोगों को मेंशन किया गया कि हमारी सरकार से बार बार अभी क्वेश्चन पूछा रहा था, भाई सेडिशन लॉ यानी देशद्रोह के चार्जेस का करना क्या है बताओ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा था, सरकार ने बोला कि भाई देखो जो सेडिशन लॉ है इसको वापस से रिविजिट करने की आवश्यकता है नहीं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सरकार ये बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले यहाँ पर एक केस देख रखा है जहाँ पे बोला है कि सेडिशन लॉ को हम लोग ट्रीट करेंगे और सेडिशन लॉ के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर हमारी सरकार ऑलरेडी बोल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो पहले लगभग आज से 60 साल पहले एक वर्डिक्ट आया था, 5 जज की बेंच केस बैठी थी, जहाँ पर अलाउ कर दिया गया था कि जो भाई सेडिशन लॉ है, ये सेडिशन लॉ आपको हमारे आईपीसी के सेक्शन 124A के अंदर में देखने को मिलेगा। इन्होंने मेंशन किया है ये जो सेडिशन लॉ ये कंटिन्यू यहाँ पे हमारे आईपीसी का पार्ट बना रहना चाहिए। तो सरकार ने बोला है कि ठीक है, हम लोग इस चीज़ को ही अपनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी बोल चुका है, तो इसी चीज़ के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। और जो ये देशद्रोह का कानून है ये हमेशा इस पर रहने वाला है, तो इसको वापस से रिविजिट करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि रिसेंट डेज में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाला गया, बोला गया कि जो राजद्रोह के केसेस वगैरह हैं
इसको लेकर आपको हटा देना चाहिए, या अंग्रेज़ों का कानून है अभी तक चल रहा है तो हट जाना चाहिए। तो सरकार ने बोला देखो इसको वापस से रिविजिट करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो, आईपीसी का ये हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट पहले बोल चुका है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर मेंटेन करना चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो आपसे एक दूसरा क्वेश्चन आज के टाइम पर बनेगा। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको कॉलेजियम सिस्टम वाला दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आपको सेडिशन लॉ के बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन करना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। सेडिशन लॉ क्या है वो एक्सप्लेन करना, और सेडिशन लॉ में क्या क्या इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं वो भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर हुआ? अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं कि जो हमारे प्रीलिम्स में हमने यूपीएससी का स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन उठाया था उसका आंसर भी फटाफट देख लेते हैं। जो 9th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको ऐड किया गया था कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से? तो इसका करेक्ट आंसर है ए। इसको हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के माध्यम से ऐड किया था, जो कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।